Good morning, students. Let us continue our topic methods for determining a particle size. So in previous lecture you studied about the particle size determination by microscopic method. So today I am going to explain you about the sieving method, how you can determine particle size by this method. So by this sieving technique, the particles having size range between 50 to 1500 micrometer are estimated by sieving method, and in this size is expressed as dc. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था डिफरेंट डायमीटर्स होते हैं। तो जब आप सीविंग टेक्निक यूज करोगे पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए, तो वो जो डायमीटर आपके पास आएगा दैट इज डी and normally 15% of fine powder should be present in granulated material. तो जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं तो जो भी आपके पास पाउडर सैंपल होता है उसमें हम क्या करते हैं 15% फाइन पार्टिकल्स जो है वो उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है अगर आप पाउडर में 15% फाइन पार्टिकल ऐड करोगे तो फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो बेटर हो जाती है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ स्पेसेस होती है। ड्यू टू दैट जब फ्लो करेगा पाउडर तो उसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से फ्लो प्रॉपर्टी उसकी कम होगी। लेकिन अगर आप उसमें 15% फाइन पाउडर ऐड करोगे तो उससे क्या होगा, जो भी फाइन पार्टिकल है, सॉरी फाइन जो पाउडर्स है वो कहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होंगे, जो वो स्पेसेस है इन दैट इरेगुलर पार्टिकल। तो वो स्पेसेस में जहाँ के वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसको फिल करेगा, जिससे कि क्या होगा, पार्टिकल जो है थोड़ा बहुत स्फेरिसिटी की तरफ जाएगा। देन फर्दर जब फ्लो होगा तो पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन पहले था अब वो कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से उसका फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो बेटर होगा। देन उसके बाद जब भी हम सीविंग मेथड यूज करते हैं उसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है दैट इज डिफरेंट नंबर ऑफ सीव्स। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सीव जो है अलग अलग मैश साइज के होते हैं इन दिस डायग्राम। अब जैसे ये वाली सीव है इट इज द कोर्स वन, तो यहाँ पे इसका मैश साइज जो है वो ज्यादा है। देन दिस सीव, तो इस तरह से अलग अलग सीव्स होते हैं जिनका अलग मैश अपर्चर साइज होता है। तो अब जब आपने किसी भी पाउडर पार्टिकल का सॉरी जब भी आपको किसी पाउडर सैंपल का जब पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना है तो उसके लिए आप कैसे वो डिटरमाइन कर सकते हो, आप वो मैकेनिकली भी ऑपरेट कर सकते हो उस सीव को, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैनुअली अगर आपने सीविंग मेथड यूज करना है, कैसे आप मैनुअली परफॉर्म कर सकते हो इस मेथड को पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो सीव सेट है उसको अरेंज करोगे। इसमें क्या होगा, जो सबसे टॉप पे सीव होगा वो सबसे कोर्स वाला होगा लाइक दिस वन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीव है वो उससे कम कोर्स होगा, ठीक है, लाइक दिस। और उसके बाद जो होगा वो उससे भी कम होगा, एंड लास्ट में जो आपके पास सीव होगी वो उसके जो मैश साइज जो है वो बहुत ज़्यादा फाइन होंगे, बिल्कुल उनके बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, लाइक दिस वन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका मैश अपर्चर साइज जो है सबसे यहाँ पे कम है, ठीक है। तो लास्ट में एक क्या होता है, एक पैन यहाँ पे प्रेजेंट होता है कि इनकेस अगर कोई रेजिडुअल पाउडर है वो यहाँ पे आके फिल हो सकता है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे ऑपरेट करोगे, कैसे आप पार्टिकल साइज डिटरमाइन करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पाउडर सैंपल लोगे कुछ किसी भी वेट का, लाइक यू कैन टेक 50 ग्राम, यू कैन टेक 100 ग्राम, जो भी आपने लेना हो जितना वेट अमाउंट, ठीक है। तो फिक्स अमाउंट ऑफ पाउडर सैंपल आप लोगे एंड यू विल प्लेस दैट सैंपल ओवर दिस सीव, ठीक है। तो जब आप उसको सीव पे यहाँ पे रख दोगे देन यू विल स्टार्ट टू शेक इट, लाइक आप इसको शेकिंग करोगे, टैपिंग करोगे, तो उससे क्या होगा कि जो ये पाउडर है इट विल मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जब जो सबसे ज्यादा कोर्स पार्टिकल्स होंगे दे विल रिमेन एट दिस सीव, उसके बाद जो कम कोर्स होंगे वो इस सीव पे रिटेन रहेंगे, देन उसके बाद जो नेक्स्ट और फाइन पार्टिकल्स होंगे वो इस सीव पे रिटेन रहेंगे, उसके बाद जो पार्टिकल्स होंगे वो इस सीव पे रिटेन रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ पाउडर जो है वो डिफरेंट सीव्स पे रिटेन रहेगा डिपेंडिंग ऑन द
डायमीटर और पार्टिकल साइज, ठीक है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड कि किस सीव पे कितना अमाउंट ऑफ पाउडर जो है वो रिटेन्ड है, तो आपको उसको वे करना है, ठीक है। सो ऑन दैट बेसिस यू विल कैलकुलेट द पार्टिकल साइज। तो हम ये भी कह सकते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको कर्व्स के बारे में बताया था, तो कर्व्स में मैंने आपको बताया था जो भी हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं वो आप नंबर बेसिस पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, वो आप वेट के बेसिस पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे जो माइक्रोस्कोपिक मेथड था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आप उस पर प्लॉट करते हो दैट इज बेस्ड ऑन नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो सीविंग मेथड है इसमें आप क्या कर रहे हो, वेट को कैलकुलेट कर रहे हो, वेट डिटरमाइन कर रहे हो। तो जो इसमें अल्टीमेटली आपका कर्व जो आप प्लॉट करोगे बिटवीन पार्टिकल साइज, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी, तो वो आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये तो हो गया अगर आप मैनुअली इस टेक्निक को परफॉर्म करते हो। और अगर आप ऑपरेट करते हो इसको ऑटोमेटिकली या फिर मैकेनिकली, तो इस तरह से आपका एक सीव शेकर होता है। तो ये जो सीव शेकर है इसमें भी सीव जो है वो इसी तरह से अरेंज होती है, सबसे टॉप पे कोर्स, फिर उसके बाद फाइन, फिर उससे भी ज़्यादा फाइन जो होगा, देन उसके बाद उससे भी ज़्यादा फाइन होगा। तो इस तरह इसका अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर टाइम के लिए इसको सेट कर सकते हो सीव शेकर को कि कितनी देर के लिए ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा। देन जैसे यहाँ पे इसके क्लचेस है, देन यू कैन रिमूव इट, मीन्स कि क्या करना है, स्टार्टिंग में ये क्लच हम ओपन करते हैं, ठीक है। ये जो अपर पार्ट है इसका, इसको ओपन करेंगे। देन जो फर्स्ट सीव है उस पर हम जो पाउडर मटेरियल है वहाँ पे इसको फिल करेंगे। देन दोबारा से हम इसको टाइट करेंगे इन क्लचेस को यहाँ पे, तो देन उसको ऑपरेट करेंगे। फिर उसके बाद लाइक आप 20 मिनट्स के लिए इसको ऑपरेट कर रहे हो, 30 मिनट्स के लिए ऑपरेट कर रहे हो, देन आप दोबारा से इसको ओपन करोगे और हर एक सीव पे देखोगे कि किस सीव पे कितना अमाउंट ऑफ पाउडर जो है वो रिटेन्ड है, ठीक है। तो वो जो वैल्यूज आएंगी आपकी, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, डायमीटर को कैलकुलेट करोगे। Now you can see here the designation and dimensions of IP specification sieves, कि जैसे मैंने आपको कहा कि डिफरेंट सीव्स होते हैं, हर सीव का एक अपना नंबर होता है और उसका एक पर्टिकुलर अपर्चर साइज होता है। जैसे कि यहाँ पे जो है दैट इज सीव नंबर 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीव नंबर 10 है उसका आप देख सकते हैं अपर्चर साइज है दैट इज 1700। जो 12 नंबर सीव है उसका अपर्चर साइज है 1400 एंड 16 नंबर जो सीव है उसका अपर्चर साइज है 1000। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ पे सीव नंबर बढ़ रहा है इसका अपर्चर साइज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपने पाउडर सैंपल का पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना है तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि बॉटम पे आपका क्या आएगा, सबसे फाइन सीव, ठीक है। फाइन सीव का मतलब है जिसका अपर्चर साइज सबसे कम होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सबसे कम जो है दैट इज दिस वन, सीव नंबर 170, और ये सबसे फाइन सीव है जिसका कि अपर्चर साइज जो मैशेस होते हैं उसमें उनका साइज जो है वो 35 है। देन उसके बाद 150 नंबर सीव, इसका अपर्चर साइज 36 है, ठीक है। तो अब अगर आपके पास सपोज ये सीव नंबर है लाइक सीव नंबर 60, 85, 100, 120, 150, 170, तो आपको इसको अरेंज करना है सीव शेकर में। तो आप सबसे पहले कौन सा सीव रखोगे बॉटम में, 35 मतलब सीव नंबर 170, फिर उसके बाद 150 को प्लेस करोगे, फिर 120 को, देन 100 को, 85, देन 60। तो मीन्स के टॉप पे आपकी जो सीव होगी वो 250 होगी। इसी तरह से सपोज आपके पास अगर सीव नंबर 10 है, सीव नंबर 16 है, सीव नंबर 25 है, सीव नंबर 36 है, तो इसको आप किस तरह से अरेंज करोगे, सबसे बॉटम पे सीव नंबर 36, उसके ऊपर सीव नंबर 25, देन सीव नंबर 16 एंड देन सीव नंबर 10। तो इस तरह से आप इसको अरेंज करोगे, ठीक है। अब उसके बाद है कि कैसे पार्टिकल साइज डिटरमाइन होगा। तो आप पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए क्या करोगे, अब जैसे आपने इसको अरेंज किया, ठीक है। यहाँ पे अगेन हम बात करते हैं सीव नंबर 10, सीव नंबर 16, सीव नंबर 25, सीव नंबर 36, ठीक है। ये आपके पास 4 सीव्स है। तो आपने क्या किया, इन सीव्स को अरेंज कर दिया। देन आप पाउडर सैंपल जो है फिल करोगे किस पे,
टॉप वाली सीव पे, ठीक है। नाउ अब आप शेकिंग के बाद आप देखोगे कि किस सीव पे कितना अमाउंट ऑफ पाउडर जो है वो रिटेन्ड है, ठीक है। अब सपोज आपका जो है पाउडर दैट इज रिटेन्ड ऑन कुछ अमाउंट ऑफ, सपोज आपके पास टोटल 50 ग्राम पाउडर था और 50 ग्राम में से 10 ग्राम पाउडर जो है वो रिटेन हुआ है सीव नंबर 16 पे, ठीक है। अब सीव नंबर 16 पे रिटेन हुआ है तो आपने उसका क्या करना है, पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना है। तो जो वो 10 ग्राम का पाउडर है उसका पार्टिकल साइज क्या होगा, 1700 और 1000 का जो मीन होगा, ठीक है, मीन्स 1700 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2। तो जो मीन वैल्यू आएगी वो क्या शो करेगा, पार्टिकल साइज रेंज ऑफ पाउडर जो कि कितना लिया था आपने, 10 ग्राम, जो कि रिटेन्ड है सीव नंबर 16 पे, ठीक है। क्योंकि जो आपने इसमें पाउडर फिल किया वो 10 से भी पास हुआ है और पास होके 16 नंबर पे रिटेन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम इनका मीन लेंगे। देन उसके बाद सपोज आपका 30 ग्राम पाउडर जो है वो रिटेन हुआ है 25 नंबर सीव पे, ठीक है। तो उसके लिए आप पार्टिकल साइज डिटरमाइन कैसे करोगे, मीन वैल्यू लोगे 1000 एंड 600, ठीक है, क्योंकि वो पाउडर कहाँ से पास होके आए हैं, सीव नंबर 16 से पास होके रिटेन हुए हैं 25 नंबर सीव पे। तो इनकी जो मेन वैल्यू होगी दैट इज मीन वैल्यू ऑफ 1000 600। तो इनकी मीन वैल्यू shows the diameter of that 30 gram of powder which was retained at 25 number sieve, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास पार्टिकल साइज का डायमीटर वैल्यू आएगी, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज आएंगी पार्टिकल साइज की। और साथ के साथ आप क्या निकाल रहे हो, वेट भी निकाल रहे हो। लाइक यहाँ पे आपने 10 ग्राम देखा, देन 30 ग्राम देखा, तो 10 ग्राम के लिए आपका क्या पार्टिकल साइज की वैल्यू है, 30 ग्राम के लिए आपकी क्या पार्टिकल साइज की वैल्यू है। तो इसी तरह से जब आपके पास अलग अलग रीडिंग्स है, यू विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पार्टिकल साइज एंड वेट। तो उसके बेसिस पे आपको ग्राफ का जो है ग्राफ प्लॉट करोगे तो उससे आपको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो उस बेसिस पे। Now after this, another method of particle size determination is sedimentation method. In case of sedimentation method, we can determine a particle size range of 1 to 200 micrometer. तो 1 to 200 micrometer तक की रेंज के पार्टिकल जो है वो हम sedimentation method से determine कर सकते हैं। And in this size is expressed as Stokes diameter, ठीक है, जिसको हम represent करते हैं ds से। प्रोजेक्टेड में माइक्रोस्कोपिक में जो डायमीटर था दैट वाज प्रोजेक्टेड डायमीटर। सीविंग मेथड में जो डायमीटर था दैट वाज डी सीव, ठीक है, या फिर सीव डायमीटर। और जब हम सेडिमेंटेशन मेथड यूज करते हैं उसमें जो डायमीटर मिलता है हमें दैट इज द स्टोक्स डायमीटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ds, ठीक है। After this, sedimentation method finds application in formulation and evaluation of suspensions, formulation and evaluation of emulsions, and determination of molecular weight of polymers, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन मेथड से हम सस्पेंशन की इवैल्यूएशन कर सकते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। इमल्शंस में जो ग्लोब्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिस्पर्शन मीडियम में वो देख सकते हैं हम, उसकी हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई भी पॉलीमर है, ठीक है, तो पॉलीमर का आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सेडिमेंटेशन मेथड से पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हो। देन फर्दर यू कैन यूज इट इन अ सूटेबल फॉर्मूला, जिससे कि आप फर्दर उस फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो अगर आपको पार्टिकल साइज की वैल्यू पता है, ठीक है। ये जनरली है कि सेडिमेंटेशन मेथड का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है। Now the principle that is behind this sedimentation technique or how we can determine particle size using this method. So in this, rate of settling of particle in suspension as well as emulsion may be obtained by Stokes law. That means अगर आपके पास कोई सस्पेंशन है या आपके पास इमल्शन है और उसमें आपने अगर डायमीटर फाइंड आउट करना है, यू कैन फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ सेटलिंग, ठीक है, किस रेट से पार्टिकल्स या इमल्शन के ग्लोब्यूल जो है वो सेटल डाउन हो रहे हैं बॉटम पे,
ठीक है। और वो रेट ऑफ सेटिंग आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ, ठीक है। अब स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन है वो है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इक्वल टू डी स्क्वेयर इंटू रो एस माइनस रो 2 इंटू जी अपॉन 18 ईटा, ठीक है। अब यहाँ पे d जो है वो रिप्रेजेंट करता है डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, जो आपका पाउडर पार्टिकल है उसका डायमीटर। रो s जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और रो नॉट जो है दैट रिप्रेजेंट्स डेंसिटी ऑफ द मीडियम। g जो है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ईटा जो है दैट इज द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। और यू कैन से इट विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो अब अगर आपके पास सपोज हम एग्जांपल लेते हैं जिंक ऑक्साइड का, आपके प्रैक्टिकल में भी है ये। जिंक ऑक्साइड का अगर आपने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फाइंड आउट करना है या पार्टिकल साइज आपने डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? आप जिंक ऑक्साइड पाउडर सैंपल जो है उसको डिस्पर्स करोगे एक मीडियम में, और मीडियम हम यहाँ पे लेंगे वाटर, ठीक है। वाटर आपका मीडियम होगा। अब आपने रेट ऑफ सेडिमेंटेशन की यहाँ पे इक्वेशन यूज करनी है, तो जिसमें से आपने डायमीटर को जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे रो एस जो है वो क्या डिटरमाइन करेगा? डेंसिटी ऑफ द पाउडर। पाउडर आपका यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड की जो भी डेंसिटी की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे। देन रो नॉट जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, मीन्स यहाँ पे आपका जो मीडियम है वो वाटर है, यू हैव टू राइट डेंसिटी ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू आएगी। देन जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। ईटा जो है दैट इज विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, मीन्स की जो वाटर की विस्कोसिटी की वैल्यू होगी, ठीक है, पर्टिकुलर जो भी टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो। तो वो वैल्यूज आ गई, तो वो आपका किसके लिए अप्लाई होगा? रेट ऑफ सेडिमेंटेशन का। लेकिन अब ये जो वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास, ये तो है बेस, दिस इज ऑफ स्टोक्स लॉ, जिससे हम फर्दर डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ लिखा है कि अब यहाँ पे जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है दैट इज इक्वल टू एच अपॉन टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है आपका, वहां पे आप क्या लिखोगे? मीन्स जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो आपका h बाई टी के इक्वल है, तो यू कैन राइट इट एज h अपॉन टी इज इक्वल टू डी स्क्वेयर इंटू रो एस माइनस रो नॉट जी अपॉन 18 ईटा, ठीक है। आप इस तरह से ये वैल्यू लिखोगे। देन उसके बाद आपने फाइंड आउट क्या करना है? d को। तो आप इस इक्वेशन को क्या करोगे? रीअरेंज करोगे, ठीक है। जब आप इसको रीअरेंज करोगे, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, तो अल्टीमेटली जो आपके पास d के लिए इक्वेशन यहाँ पे आएगी, d डिटरमाइन करने के लिए, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 18 ईटा h अपॉन रो s माइनस रो 2 इंटू जी टी, ठीक है। तो अब आगे जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, एक्सपेरिमेंट से आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगी, डेंसिटी क्या है जिंक ऑक्साइड का वो आपको मिल जाएगा, जो आपने मीडियम यूज किया है उसकी क्या डेंसिटी है वो आपको वैल्यू मिल जाएगी, जी की वैल्यू मिल जाएगी, टाइम की वैल्यू मिलेगी कि कितने कितने टाइम के बाद आप सैम्पलिंग कर रहे हो, ठीक है, वहां से आपको टी का वैल्यू मिलेगा, एंड ईटा की वैल्यू दैट इज विस्कोसिटी ऑफ वाटर, एंड एच, ठीक है, एच की वैल्यू, ठीक है। ये आप याद रखें। आगे अभी मैं आपको फर्दर और एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे और कैसे आप पार्टिकल साइज डिटरमाइन करोगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह ये प्रिंसिपल हम यूज कर सकते हैं डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए। Now the experimental part. How can you determine particle using this rate of sedimentation? तो सबसे पहले जो आप apparatus यूज करोगे पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज द एंडरसन पिपेट, ठीक है। यह एंडरसन पिपेट का जो है पिक्चर है यहाँ पे, और इस एंडरसन पिपेट में क्या होता है? एक
सिलेंडर होता है जिसका वॉल्यूम जो है दैट इज अराउंड 550 ml, ठीक है। दिस इज द सिलेंडर ऑफ दिस एपरेटस। देन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिपेट जो है वो अटैच्ड है, इट इज अप टू दिस, ठीक है। दिस इज द पिपेट विच इज डिप्ड इन दिस सिलेंडर। Then here is attached a two-way stopcock, ठीक है, इसको हम कहेंगे two-way stopcock। अब इसके बाद है कि कैसे हम सैम्पलिंग करेंगे, कैसे हम पार्टिकल साइज डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे मैंने आपको कहा जिंक ऑक्साइड का आपने अगर पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले आप उसका सस्पेंशन प्रिपेयर करोगे। उस सस्पेंशन को आप फिल करोगे इस सिलेंडर में अप टू दिस लेवल, मीन्स ये जो है आपको 20 ml तक फिल करना है सस्पेंशन, ठीक है। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, सैम्पलिंग करोगे। अब सैम्पलिंग में क्या है कि पिपेट का जो ये पोर्शन है यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्या है कि मार्किंग होती है फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है, यहाँ तक आपका जो है ये 10 ml है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटली 10 ml का इसका वॉल्यूम है इधर। तो आप कैसे सैम्पलिंग करोगे, जैसे सपोज आपने 20 ml इसमें फिल कर दिया, यहाँ 20 ml तक सस्पेंशन को, आप क्या करोगे, जो ये पिपेट का ये पोर्शन है यहाँ पे आप बबलर अटैच करोगे, ठीक है। बबलर को जब आप अटैच करोगे फिर आपने क्या करना है, 10 ml सैंपल जो है उसको सक करना है, ठीक है। यू कैन यूज फॉर दैट बबलर। तो यहाँ पे आपने इस तरह से इसको प्रेस करना है बबलर को कि जो यहाँ मार्किंग होगी, जो कि यहाँ भी क्लियर नहीं है, प्रैक्टिकल में आपको मैं बता दूंगी कि किस तरह होता है, इट यू विल गेट मोर क्लियर अबाउट दिस। देन यहाँ पे एक मार्क है, यू हैव टू फिल सैंपल अप टू दिस लेवल, ठीक है। और प्लस उस टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ये टू वे स्टॉप कॉक है, ये क्या है, ये रोटेट आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी ये इस पोजीशन में है, मींस कि जो आपका सैंपल है वो अभी यहाँ ऊपर फिल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे टू वे स्टॉप कॉक है इसमें क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि सैंपल जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो अभी इस तरह से अरेंज है कि वो पोर अभी जो उसकी डायरेक्शन है, जो यहाँ पोर है इस पे वो ब्लॉक है अभी, ठीक है, तो जिसकी वजह से सैंपल ऊपर नहीं जा पाएगा। तो जब आपने सैम्पलिंग करनी है यू हैव टू रोटेट दिस स्टॉप को, जिससे वो पोर जो है वो कहाँ की तरफ अलाइन होगा, टुवर्ड्स अपवर्ड, जिससे कि जो ये सैंपल है वो डायरेक्टली आपका कहाँ की तरफ फिल होगा, इस पोर्शन में, ठीक है। तो जब ये इस लेवल तक आएगा देन उसके बाद आपने दोबारा से इस जो ये स्टॉप कॉक है इसको रोटेट करना है ताकि वो जो पैसेज है वो दोबारा से ब्लॉक हो, ठीक है। तो जब आप इसको रोटेट करोगे देन जो ये सैंपल यहाँ पे फिल हुआ है अब वो दोबारा वापस नहीं जाएगा, इट विल बी हेल्ड एट दिस पोजीशन, ठीक है। देन उसके बाद आपने स्टॉप कॉक को दोबारा से रोटेट करना है। तो इसकी एडजस्टमेंट अब इस तरह से होगी, जो इसके पोर्स है, इसमें दो पोर्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसके पोर्स की इस तरह से अलाइनमेंट होगी कि जो यहाँ पे सैंपल फिल्ड है 10 ml, इट विल मूव टू दिस साइड, ठीक है, ये इस तरह से मूव होगा। और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बैटर प्लेट लेनी है। तो जैसे आप इसको रोटेट करोगे जितना भी सैंपल इस 10 ml पीपेट में यहाँ फिल होगा वो कहाँ की तरफ मूव होगा, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, एंड आप उसको कलेक्ट करोगे बैटर प्लेट में। देन उसके बाद बैटर प्लेट को आपने हॉट एयर ओवन में ड्राई करना है, जितना भी उसका सॉल्वेंट होगा वो ड्राई होगा, और जो आपके पास रेजिड्यू पीछे बच जाएगा यू हैव टू वेट दैट, ठीक है। तो वो आप वेट वहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी उसका कि कितना अमाउंट है वो, ठीक है। देन उसके बाद जैसे मैंने आपको स्टोक्स लॉ का पीछे फॉर्मूला बताया था उसमें आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए थी, एक था डेंसिटी ऑफ पाउडर, ठीक है, वो आपको बुक से मेंशन होगा। द डेंसिटी ऑफ मीडियम जो कि यहाँ पे वाटर है वो भी आप रेफरेंस से ले सकते हो उसकी वैल्यू, विस्कोसिटी की वैल्यू रेफरेंस से ले सकते हो। देन उसमें वैल्यू था एक एच का, एच जो है वो क्या शो करता है कि हाइट क्या है लिक्विड की जहां से आप सैम्पलिंग ले रहे हो, जैसे यहाँ पे जो हाइट है दैट इज 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, तो वो आप
20 की वैल्यू वहां पे लिखोगी और एक उसमें वैल्यू है t की, मीन्स कि किस टाइम पे आपने लिया। सपोज कि जैसे आपने जब आपने इसको सस्पेंशन को फिल किया था इस सिलेंडर में, देन इमीडिएटली अगर आप सैंपल ले रहे हो तो आपका 0 टाइम पे होगा, ठीक है, वो आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी। देन उसके बाद ये तो हो गया 0 टाइम पे जो आपने सैंपल कलेक्ट किया, उसको ओवन में ड्राई किया, देन उस सैंपल को आपने बेक किया, ठीक है। तो वो उस टाइम पे जितनी भी जो भी वैल्यूज है आपको उस स्टोक्स लॉ वाले जो इक्वेशन है उसमें आपको पुट करनी है वो वैल्यूज। तो वहां से आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे और जितना भी अमाउंट आपका पाउडर जो आपने यहाँ पे कलेक्ट किया उस पे पार्टिकल डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी उस फॉर्मूला में लगा के, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट टाइम, मीन्स कि पहली वैल्यू जो आपने ली 0 टाइम पे ली। देन उसके बाद सपोज आप 5 मिनट के बाद दोबारा सैम्पलिंग कर रहे हो, तो 5 मिनट के बाद दोबारा से आप क्या करोगे, स्टॉप कॉक को रोटेट करोगे, जो सैंपल है विद द हेल्प ऑफ बबलर इसमें फिल होगा। देन दोबारा से इसको रोटेट करोगे स्टॉप कॉक को, तो जितना सैंपल होगा दोबारा से इस डायरेक्शन में होके अब आप यहाँ पे दूसरी पेट्रो प्लेट रखोगे और दूसरी पेट्रो प्लेट में वो सैंपल को कलेक्ट करोगे। देन यू विल ड्राई इट इन द हॉट एयर ओवन और अब देखोगे कि 5 मिनट पे जो आपने सैंपल लिया है अब उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ कितना वेट ऑफ पाउडर आया है, ठीक है। वो आप वेट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, लाइक 10 मिनट्स पे आप सैम्पलिंग करोगे, 20 मिनट्स पे सैम्पलिंग करोगे, 25 मिनट्स पे सैम्पलिंग करोगे, ठीक है। तो आपका जो टी का वैल्यू है वो वेरी करता जाएगा और जो यहाँ पे आप वेट आप कलेक्ट कर रहे हो जो वैल्यू आपको आएगी वो भी आपकी वेरी करेगी, ठीक है। तो जो आपका टाइम है, हाइट की वैल्यू है, डेंसिटी की वैल्यू है, जो जितनी भी आपकी अलग अलग टाइम इंटरवल पे आ रही है, तो वो आप इक्वेशन में पुट करके अलग अलग डी के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास वेट की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी और डायमीटर की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। उन दो वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, फर्दर ग्राफ प्लॉट कर सकते हो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट you can further determine this particle size distribution or you can also calculate the mean diameter. So these were the three different methods by means of which we can determine particle size. तो आपके syllabus में ये तीन methods वैसे mentioned है, that is microscopic method, sieving method and sedimentation method. अब इसमें एक और मेथड भी आता है कंडक्टिविटी मेथड। इसमें जनरली कभी कभार एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। जो कंडक्टिविटी मेथड है उससे हम पार्टिकल साइज जो है कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम कंडक्टिविटी मेथड यूज करते हैं पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए, तो उससे हमें पार्टिकल का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट होता है, ठीक है। पार्टिकल का वॉल्यूम हमें कंडक्टिविटी मेथड से पता चलता है और इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज कोल्टर काउंटर, ठीक है। और देन उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फर्दर पार्टिकल का जो है साइज वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि वॉल्यूम हम डिटरमाइन करते हैं कंडक्टिविटी मेथड से। तो वैसे इसका प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पे जो है हियर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कोल्टर काउंटर। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ बीकर है इसमें आप क्या करते हुए इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको फिल कर देते हो, ठीक है। प्लस ये जो इसका सेल है यहाँ पे ट्यूब है इसमें भी आपका इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे आप लाइक सोडियम क्लोराइड ले सकते हो, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन फिल किया जाता है इसमें प्लस इसमें, ठीक है। और जो भी पाउडर सैंपल का आपने पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना है उसको हम इस बीकर में फिल कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑरिफाइस प्रेजेंट होता है, ठीक। अब इसमें क्या है, प्लस यहाँ पे ये भी आप देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स इसमें अटैच्ड है। तो जब इलेक्ट्रोड इसमें अटैच होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि क्या होता है कि करंट पास होती है, ठीक है, थ्रू आउट। तो अब क्या होगा ड्यूरिंग दिस, अब यहाँ पे आपका सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है और ये पोर्शन है यहाँ पे आपका है इलेक्ट्रोलाइट प्लस पाउडर सैंपल के जो पार्टिकल्स है, ठीक है। तो अब क्या होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब ये पाउडर के कुछ पार्टिकल जो है दे विल स्टार्ट टू मूव इनटू दिस ट्यूब, ठीक है। और वो मूव कहाँ से करेंगे, इस ऑरिफाइस के थ्रू। तो जब कोई पार्टिकल इस ऑरिफाइस के थ्रू पास करेगा तो यहाँ पे होगा क्या होगा कि जितना उस पार्टिकल का वॉल्यूम होगा
उसके ही इक्विवेलेंट यहाँ पे जो ये सॉल्वेंट है, जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, उसी को रिप्लेस कर रहा है। तो उससे क्या होगा, देयर विल बी अ चेंज इन द करंट, ठीक है। तो जब वो करंट में वहां पे चेंज आएगा उसको हम कहेंगे इट इज अ वोल्टेज प्लस, कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो उसको हम फर्दर फिर एम्पलीफाई करके हम जैसे यहाँ पे पल्स प्रोसेसर अटैच होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि कितना यहाँ पे करंट में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे जो ये ग्राफ है यहाँ पे उसमें भी चेंज आएगा, जो ये पीक्स आ रही है यहाँ पे उसमें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो फर्दर उससे हम वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड वॉल्यूम के बेसिस पे हम फर्दर पार्टिकल साइज जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस कोल्टर काउंटर मेथड। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इट इज़ जस्ट कि इनकेस अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि कौन से मेथड से हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं पार्टिकल का, सो इन दैट यू हैव टू राइट कोल्टर काउंटर, और यू कैन यू राइट इट्स अ कंडक्टिविटी मेथड।